इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल। जिसके अंदर मास है उसके अंदर फोर्स लग रहा है। ये जो पेन है ना, यस सर, इनके अंदर मास है। ये दोनों पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर मास इतना कम है पेन का कि ये फील नहीं हो हाँ नहीं हो पा रहा है। ये इसका जो ये दोनों में से कोई उसको फील नहीं कर पाता है। न ये इधर आएगा न ये इधर आएगा, हालांकि फोर्स लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। बात समझ में आई? तो अब देखो इंडिपेंडेंट ये इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में जो तुम पढ़े हो अभी तक, उसमें मैं जा रहा हूँ सारांश बताने, उसका एक्सट्रैक्ट बताने में जो जा रहा हूँ, निचोड़ बताने जा रहा हूँ, है ना। और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं इनके क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक ना। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके बारे में तुम लोग जानते हो कि अगर दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन होगा। एक प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा। बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर भी है इसका और रिपल्सिव नेचर भी है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मगर ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं। ये रिपेल नहीं करता है, दो मास कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इसका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। देखो यहाँ पहला देखो, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फीचर देखो, पहली प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन टू मासेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझको एक पेज दो, उस पर इसको ऐसे रहने दो। देखो यहाँ देखो, ये एक मास है ना, देखो m1, और ये एक मास m2 है, ठीक। अब इन दोनों मासेस के बीच मीडियम, इन दोनों मासेस के बीच में क्या है जो होगा? जैसे मान ली इन दोनों मासेस के बीच अगर एयर है तो हम कहेंगे मीडियम एयर है। इन दोनों मासेस के बीच अगर वुड है, लकड़ी है, तो हम कहेंगे मीडियम लकड़ी है। इन दोनों मासेस के बीच अगर वाटर है तो हम कहेंगे मीडियम वाटर है। इन दोनों मासेस के बीच अगर आयरन है तो हम कहेंगे मीडियम आयरन है। बात समझ में आई? तो इन दोनों तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये दोनों मासेस के बीच मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये दो चार्ज है, देखो एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। मीडियम अगर कुछ भी नहीं है, अगर वैक्यूम है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और दोनों के बीच कोई मीडियम अगर है तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? मगर ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड मीडियम बिटवीन टू मासेस। बात समझ में आ गई? तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक। सुल्तान, यस सर। दूसरा देखो, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल, तुम बताओ सर। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज का मतलब होता है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इस। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ये इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, यस सर। और ये
इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। यस तो ये वाला मान लो 1 है और ये वाला 2 है 2 है। तो देखो इसको हम इसका हम फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1, 1 फोर्स ऑन 1 1 ड्यू टू मास 2, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2। इस पर इसको वेक्टर बना दो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। यहाँ देखो फोर्स ऑन 2, 2 2 पर मास लग रहा है, ड्यू टू 1 ऐसे कर दो। यहाँ वेक्टर तो अब तुम हमको ज़रा ये बताओ, दोनों लोग मिल करके, तीनों लोग या जितने लोग यहाँ हैं सब लोग मिल करके बताएं कि क्या ये दोनों फोर्स बराबर होगा? यस सर, ये दोनों बराबर होंगे? यस F12 और F21 दोनों इक्वल होंगे? यस सर, हैं? तुम बताओ। होंगे सर। तो वेदर वेक्टर F12 इज इक्वल टू F21, देखो यहाँ पर वेक्टर का हमने निशान लगाया है एरो। तो इसका आंसर ये है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर होंगे। ये अगर 10 न्यूटन का लगा रहा है इधर तो ये भी 10 न्यूटन का लगाएगा इधर, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, है ना। मगर ये जो F12 पर एरो का निशान लगाया गया है ये क्या है, ये वेक्टर हो गया। तो वेक्टर में हमको दोनों चीज़ें देखनी होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन F12 का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं मगर डायरेक्शन सेम नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों देखा जाता है, अगर दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे कि ये सेम है। तो बताओ ये दोनों सेम है? नहीं है। ठीक, अब देखो F12 का डायरेक्शन किधर है? इधर है, देखो इधर। F12 का डायरेक्शन किधर है? इधर और F21 का किधर है? उधर इधर है। तो तुम एक काम करो कि F21 का डायरेक्शन इधर है तो इसको माइनस कर दो, पलट दो, डायरेक्शन पलट गया। यस सर एक वेक्टर मान लो ये A है, अगर तुम इसको घुमा दोगे ना तो ये माइनस ए हो जाएगा, वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। एक मान लो ये वेक्टर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर तुम इसको इधर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा। यस सर तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। माइनस लगा दिया तो जो अब इधर जा रहा था इधर, अब जो किधर हो गया, इधर हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया। इन दोनों में डायरेक्शन ही का तो फर्क था। इसका डायरेक्शन इधर था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका फ्रॉम राइट टू Left। लेफ्ट। हमने माइनस लगा दिया 2 1 पर, तो अब ये भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया। तो डायरेक्शन भी एक हो गया, मैग्नीट्यूड भी एक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आई? तो म्यूचुअल ग्रेविटेशन समझ में आया यस सर कि म्यूचुअल का मतलब है कि दोनों फोर्स लगाते हैं, जितना ये लगाएगा फोर्स इस पर उतना ही ये भी। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन नहीं अपोजिट होगा। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, सच दैट द फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो अब इसमें एक्शन रिएक्शन है, ये एक्शन रिएक्शन अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं? तुम अगर इसको अगर तुम पुश कर रहे हो, यस सर ऐसे तुम इसको पुश कर रहे हो सर, तो इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक्शन नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट, तो ये एक्शन रिएक्शन। द फॉर्म सच दैट दे फॉर्म दे यहाँ दे लिखो, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है, एक्शन रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। यस एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ भी देखो एक्शन रिएक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
अब देखो दूसरा तीसरा, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर पॉइंट मासेज। अभी मैंने बताया पॉइंट मास के बारे में, फिर से इसको जान लो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, Yes, sir. ये पॉइंट चार्ज के लिए है। ये पॉइंट चार्ज कहना है, पॉइंट में एक पॉइंट मास m1 और एक पॉइंट मास m2, दोनों के बीच डिस्टेंस r। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फार्मूला है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, Yes, sir. या ये जो इक्वेशन निकल करके आया है, दिस इक्वेशन होल्ड फॉर डायरेक्शन है। पॉइंट मासेज, पॉइंट मास पर ये काम करता है। ठीक, इसीलिए अब मान लो ये दो मास बड़े बड़े हैं, ये अर्थ है और ये मून है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा मास, पूरे बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेटेड है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? Center of mass. और इसका ये जो मून का ये पूरा मास है वो एक जगह कंसंट्रेटेड है। Center of moon. तो ये m1 और ये M2. m2, ये सेंटर ऑफ मास है मून का। Yes, sir. अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू Center distance. डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, Yes, sir. तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R square. r स्क्वायर, ये फार्मूला इसके लिए है। ठीक, बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब ये पॉइंट मास के लिए ये होल्ड करता है। ठीक, और इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Central force. क्योंकि ये फोर्स जो है किधर लगता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, Yes, sir. उस लाइन में ये फोर्स लगता है। इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। ये मान लो 1 है, ऑब्जेक्ट 1, और ये ऑब्जेक्ट 2, तो ये F1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 किधर होगा, ये इधर होगा, इस डायरेक्शन में। और F21 Yes, sir. 2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, ये किधर होगा, इधर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यही सेंटर टू सेंटर वाली जो लाइन है, इसी लाइन पर इसका डायरेक्शन होगा। तो ये सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। याद रहेगा? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेज इज ए सेंट्रल फोर्स। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली आर एंड हैज नो एंगुलर डिपेंडेंस। एंगुलर डिपेंडेंस का मतलब ये हुआ, इसको भी जान लो क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ये मास है, ये ठीक, तो अब इसके बीच दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ठीक, अब यहाँ अगर जो है एक पॉइंट अगर हम ले लें, ठीक, तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स देखो, इससे एंगल बनाता हुआ जा रहा है ना, ये वाला डायरेक्शन Yes, sir. एंगल बना रहा है। Yes, sir. तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही नहीं, है ना, हमेशा सेंट्रल लगेगा, सेंटर टू सेंटर लगेगा। Yes, sir. Center. तो इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन आर एंड हैज नो एंगुलर डिपेंडेंट। ये जो एंगुलर डिपेंडेंट है, इस पर हाँ, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। पांचवा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में बताना है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक, Yes, sir. बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स जानते हो तुम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना, Yes, sir. पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जिस फोर्स से वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ गुजर, मान ले ये एक ऑब्जेक्ट मान लो ए है, ज़मीन पर है, ठीक, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। Zero. अब इसको तुम ले करके आ, मान लो ये 1 kg का मास है, इसको तुम ले करके आ 100 मीटर की ऊंचाई पर, Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
mgh, तो m की जगह 1 और g की जगह 9.8 की जगह 10 ले लें अगर, और h की जगह 100, 100 मीटर 1000 तो ये कितना हो जाएगा 1000 जूल जूल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई पोटेंशियल, 1000 जूल। तो कहाँ से उसको मिली वो एनर्जी, हमने दिया, तो हमने कितना वर्क किया, जितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1000 जूल। ठीक, अब तुम मान लो ये 1 किलो का जो मास है 1 kg का, देखो इधर तुम पहले यहाँ लेकर के गए 20 मीटर, फिर यहाँ लेकर के गए 50 मीटर, फिर यहाँ लेकर के गए 70 मीटर, फिर यहाँ लेकर के गए 20 मीटर, और फिर यहाँ लेकर के आ गए 30 मीटर। तो अब इसका पाथ बदल गया, यहाँ तुम सीधे लेकर के जा रहे हो, इसका पाथ बदल गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इस डायरेक्शन में गया। तो टोटल ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, टोटल हाइट इसमें हम लेते हैं, तो U इक्वल टू mgh, m की जगह 1, g की जगह 10 इंटू, अब ये हाइट कितनी है 120 जोड़ लो, 20 या 70 90 120 नहीं नहीं नहीं, ये तो ये 70 है ना, यस सर। इसको 50 कर लें, ठीक ना। तो अब ये 100 हो गया, यस सर। यहाँ तो 20 मीटर और प्लस 50 मीटर और प्लस 30 मीटर, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। यस सर। तो अब ये जो डिस्टेंस जो तय किया है हार्जेंटल, यस उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये जो डिस्टेंस तय किया है हार्जेंटल, Yes. उससे हम कुछ नहीं, हमें लेना देना है। क्यों जानते हो, बोलो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, यस सर। और ग्रेविटी किधर लग रही है, फोर्स, जमीन फोर्स किधर लगा रही है, नीचे की तरफ। ठीक, यस सर। तो अगर जो है वर्क डन और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन कितना होता है 0। वर्क डन कितना होता है 0। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो और फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, दोनों के बीच 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। बात समझ में। तो ये तो यहाँ से यहाँ तो आने में वर्क डन 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ भी आने में वर्क डन 0 हो गया। यस सर। तो यहाँ से आने में वर्क डन निकाल लो, यहाँ से यहाँ निकाल लो, यहाँ से यहाँ निकाल लो, ऐड कर दो, वही आ जाएगा यस सर। 1000 जूल। आएगा। टोटल हाइट तो वही आ जाएगी 100 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1000 जूल। जूल। तो इसका मतलब ये कि जो वर्क डन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक, यस सर। तो ये वर्क डन किस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो ये वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। क्या हो गया, कंजर्वेटिव। ठीक, Yes. कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। आप अपने सर पर कुछ रख करके ऊंचाई पर तुमको ले करके जाना है, तो सिर्फ ये देखा जाएगा, सीढ़ी से अगर तुम जा रहे हो, देखो कहाँ गया, देखो, अगर तुम सीढ़ी से जा रहे हो, ठीक, यस सर। तुम ऐसे तुम जो जा रहे हो, मगर हाइट कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा टोटल। मान लो ये तुम गए 100 मीटर और ये हाइट मान लो है 50 मीटर यस सर। और 1 kg का मास है, यस सर। तो ये जो एनर्जी हो जाएगी mgh, m की जगह 1, g की जगह 10 इंटू, अब ये 100 नहीं लेंगे, यस सर। 50 लेंगे। यस सर। तो आप चाहे जिस रास्ते से जाओ, यस सर। चाहे तुम ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, लेकर के कोई चीज़ ऑब्जेक्ट, यस सर। वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। एक आदमी से सीधे जा रहा है, एक आदमी ऐसे आ रहा है, दोनों का वर्क क्या हुआ, सेम हुआ। तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक ना, यस सर। तो ये हो गया यस सर। द ग्रेविटेशनल, सातवां छठा पॉइंट देख लो आखिरी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ
थर्ड बॉडी देखो यहाँ, देखो एक बॉडी ये है, मास कितना है m1, एक बॉडी ये है, M2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, R ठीक। यस सर तो अब इनके बीच में मान लो कोई तीसरी बॉडी आ गई, ये इसके बीच में कोई तीसरी बॉडी आ गई, तो इस तीसरी बॉडी का इन दोनों को ऊपर लगने वाले फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो F इक्वल टू कैपिटल G M1, F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपन R स्क्वायर, वही होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस तो दो बॉडी, दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स का उन दोनों मासेस के बीच तीसरा मास अगर रख दिया जाए तो उसका कोई उन दोनों के फोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यस सर बात समझ में? यस सर क्यों? क्योंकि तुम पहले ही जान लियो कि मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करता नहीं है। अब इसके बीच में ये एक मीडियम ही तो हो गया, ये मीडियम मान लो एयर है, ये मीडियम एयर है, इतनी दूर तक मीडियम, जिस चीज़ का मास है वो मीडियम, इतनी दूर तक, तो मीडियम पर कोई असर पड़ता ही नहीं। इसलिए आप कोई भी तीसरी बॉडी अगर दोनों के बीच रख दें तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई प्रभाव, कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। ये दो चीज़ें हमने बताई यस सर कि ऊपर से कोई चीज़ अगर गिराई जाती है तो ज़मीन पर दोनों जो है हैवी वेट और लाइट वेट दोनों सेम टाइम में जो है गिरेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान लें और ग्रेविटेशनल फोर्स के इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा डिटेल्स में कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आज ग्रेविटेशनल फोर्स के फीचर क्या क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट, यस वो जो है बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स, कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी। वो वीडियो जब अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उससे फ़ायदा उठाएं आप। थैंक यू।